हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी नीट के बायोलॉजी मॉक टेस्ट का ये हम लोग सेट 3 लगाने वाले हैं। और बच्चे अक्सर नीट का जो है सिलेबस जो है सिलेबस कवर करते हैं, और लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है कि आपने नीट का सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवाइज़ किया है। अब आपको नीट के जो मॉक टेस्ट है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। बायोलॉजी का और अदर सब्जेक्ट का जो भी मॉक टेस्ट है वो आपको लगाना है, जिससे कि आपकी नीट में अच्छी रैंक हो सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं नीट का बायोलॉजी मॉक टेस्ट सेट 3। ये हमारा है। इससे पहले के भी 2 सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जैसर बायोलॉजी क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे मॉक टेस्ट को। और इसमें 90 क्वेश्चन हम लोग 70 मिनट में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बायोलॉजी में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ कम से कम सेकंड में उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 10 या 20 सेकंड में अगर आप सॉल्व कर दो क्वेश्चन को तो सही रहेगा, ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस कर सकें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशन काफ़ी रहती है तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए अगर आप टाइम इससे सेव करेंगे बायोलॉजी से तो अच्छा रहता है। अच्छा, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें से कौन सा फीचर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा फीचर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक, सेल रिकॉग्निशन, एटीपी सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, दूसरा है सेल रिकॉग्निशन, तीसरा है एटीपी सिंथेसिस और चौथा है ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो आपका सेल ये क्वेश्चन जो है आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से है, और सेल की जो यूनिट है, ठीक है, यानी सेल और सेल साइकिल, ये 2 चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन चैप्टर्स पे आपको फोकस अच्छे से करना है, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा ब्रेन का कौन सा फंक्शन नहीं है। आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है सैंडविच की जैसे, यानी प्रोटीन और लिपिड इसमें होता है। और ये जो नेसेसरी जो गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ये अलाउ करते हैं। ठीक है, अक्रॉस द सेल, यानी अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो इनमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को जो नेसेसरी होंगे, वांटेड क्या होंगे, जिनकी जो है ज़रूरत होगी, ठीक है, तो उसको ये अलाउ करेंगे, और बाकी को क्या करते हैं, बाकी को जो है ये अंदर या बाहर नहीं आने देते प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। ठीक है, तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी देखने को मिलती है। सेल रिकॉग्निशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है, इस पर एंटीजेंस वगैरह होते हैं। एटीपी सिंथेसिस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, तो एटीपी सिंथेसिस आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो एटीपी सिंथेसिस का काम जो होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एटीपी सिंथेसिस का काम। जनरली यहाँ पे बोला नहीं है कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, तो आप कंसिडर करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर बनेंगे उनको बाहर ले जाएगा ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एटीपी सिंथेसिस। आई होप आप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन। ठीक, आपसे पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कब होता है, किस फेज़ में होता है, किस स्टेज में होता है, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो आपको इसका आंसर करना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कब होता है, G1 फेज़ में, S फेज़ में, G2 में या M फेज़ में। ठीक है, थोड़ी सी ये जो है इसमें ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसका जल्दी जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे 10 या 20 सेकंड का हम आपको टाइम दे रहे हैं ना, और बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है डीएनए एप्लीकेशन जो है किस फेज़ में होता है। देखिए, सेल साइकिल का ये क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, तो सेल डिवीज़न, सेल और सेल साइकिल से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात की सेल साइकिल, इसमें 2 फेज़ होती है, इंटरफेज़ और, यानी जब सेल ग्रोथ करती है, जब डिवाइड करती है तो उसमें 2 फेज़ होती है, एक उसकी ग्रोइंग फेज़ होती है और एक डिवाइडिंग फेज़ होती है। तो ग्रोइंग फेज़ जो होती है, एक डिवीज़न फेज़ ना, तो ग्रोइंग फेज़ जो होती है ये क्या करती है, ग्रोइंग फेज़ में 3 फेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, G1 S G2। ठीक है, अच्छा, इनको हम लोग कलेक्टिवली इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस और एम फेज़ 2 फेजेस होती है,
ठीक है, सेल साइकिल में। इंटरफेज में सेल में मेटाबॉलिज्म उसका होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी चलती रहती है। और एम फेज में सेल डिवीजन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपसे पूछा, ये किसमें होता है? एस फेज में, बी ऑप्शन आ जाएगा। एस फेज सिंथेसिस फेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एस फेज या सिंथेसिस, यहाँ पे डीएनए बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको एस फेज कहा जाता है या सिंथेसिस फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड ना, आपसे पूछा कौन सा एक जो है सही से मैच नहीं है, ठीक। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एसईआर ऑप्शन ए दिया राइबोसोम, और ये प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है। ऑप्शन बी एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन लिखा हुआ है, यानी एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसका कहने का मतलब है। ऑप्शन सी आरईआर क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस। ऑप्शन डी गोल्जी क्या करता है? गोल्जी अपरेटस, यानी ये सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है, गलत कौन सा है और सही कौन सा है, ठीक है। अगर आपको सही पता होगा तभी तो आप गलत भी बता पाएंगे ना। तो इनकरेक्टली मैच क्या है ये आपको बताना है, और जल्दी से इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, 5-10 सेकंड का, तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो आई होप इसका आंसर आपने सही किया होगा। और इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोग अब देखते हैं। पूछा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, सही क्या नहीं। देखो राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता ही है ना, तो ये तो करेक्ट होगा। एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये भी करेक्ट होगा ना। एसईआर क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, लीवर में बहुत ज़्यादा ये होता है एसईआर, और ये दवा वगैरह जो हम लोग खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट को रोकता है। आरईआर लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्या ये बात सही है? देखो आरईआर पे तो ही राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो आरईआर लिपिड सिंथेसिस तो नहीं कर सकता ना। आरईआर लिपिड सिंथेसिस तो नहीं कर सकता, क्योंकि आरईआर पे राइबोसोम और वो प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। गोल्जी सिक्रीशन करता है, ये बात तो सही है, गोल्जी ऑपरेटर सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच क्या था? आरईआर लिपिड सिंथेसिस करता है, ये इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, जब भी आप क्वेश्चन किया कीजिए तो ये जरूर देख लिया कीजिए कि वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ देता है और बच्चे अक्सर करेक्ट पे टिक लगा जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, इसलिए वहाँ पे एक बार देख लिया कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं हर चैप्टर की, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। और जो भी हमारी मॉक टेस्ट है इनकी भी पीडीएफ हम आपको वहाँ पे अवेलेबल करेंगे, तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ओन डीएनए ना, किस सेल ऑर्गेनल में अपना खुद का डीएनए होता है, ये आपको बताना है, ठीक। किस सेल ऑर्गेनल में अपना खुद का डीएनए है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी गोल्जी एपरेटस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी राइबोसोम। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले पे लाइसोसोम दिया, दूसरे पे गोल्जी, तीसरे पे माइटोकॉन्ड्रिया और चौथे पे राइबोसोम। और आपको इसका आंसर बताने कि इसमें से करेक्ट क्या है, ठीक है। किस और सेल ऑर्गेनल में अपना खुद का डीएनए होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जल्दी से आंसर कीजिए। तो जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनल, तो सेल ऑर्गेनल जो होते हैं ना, उसमें ओन डीएनए की बात करें ना, अपना खुद का डीएनए, तो किस में होता है अपना खुद का डीएनए? ये जो हमारे पास हैं 2 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, वरना सेल में सिर्फ डीएनए कहाँ पे होगा? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे भी हैं जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड हो गया, ठीक है। प्लास्टिड या जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये 2 सेल ऑर्गेनल में अपना खुद का डीएनए होता है, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सेल ऑर्गेनल आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनमें अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। पी से यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं इसके लिए, प्लास्टिड के लिए चलो पूरा ही लिख देते हैं प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों में क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेट्स में अपना खुद का डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन ना, क्रॉसिंग ओवर जो है ये किस स्टेज में होता है, कब किस क्रोमोसोम्स के किन क्रोमेटिड या कौन सी स्टेज होती है, हम कह सकते हैं कि किन किन के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर की आपको स्टेज भी याद रखनी है और किस किस के बीच में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, कौन कौन से क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऑप्शन बी है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऑप्शन सी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि क्रॉसिंग ओवर जो है, ठीक है, किसके किसके बीच में होता है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग हमारे साथ अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं वो भी लाइव जुड़ जाए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है आपका, पैकेटिंग स्टेज में, ठीक। पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, आपने पढ़ा पैकेटिंग स्टेज में मियोसिस वन जब होता है तो उसमें देखो सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में दो स्टेजेस होती है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। तो मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होता है और मियोसिस वन में प्रोफेज वन जो होती है तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसमें पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ना, मतलब एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा, क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट सेल्स के बीच में। तो इसका आंसर करेंगे आप जल्दी से कि सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के बीच में होता है अलग अलग क्रोमोसोम के। बहुत अगर आप देखें तो ये आसान हो जाएगा अगर इस तरह समझें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ना, भाई अलग अलग क्रोमोसोम के ही तो क्रोमेटिड के बीच में होगा, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के बीच में तो होगा नहीं, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। जैसे क्या है यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम है इस तरह से ना, अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में होता है ये क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इसका कुछ क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, इसका कुछ पार्ट जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के पार्ट से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या था, क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है ना, ये अलग क्रोमोसोम है, ये वाला अलग क्रोमोसोम है, इसका अलग क्रोमेटिड, इसका अलग क्रोमेटिड, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाते हैं। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रिडक्शन डिवीजन, ठीक। ये किस किस स्टेज में होता है, वन मियोसिस, माइटोसिस, अच्छा डिवीज़न दो टाइप के होते हैं, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस को भी हम एक फेमस जो है उसके फेमस नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं बहुत कॉमन नेम से जानते हैं, और मियोसिस को भी उसके बहुत फेमस या कॉमन नेम से जानते हैं। तो ये रिडक्शन डिवीज़न जो है ये किसका कॉमन नेम है, माइटोसिस का या मियोसिस का, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मियोसिस में मियोसिस दो स्टेजेस होती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू, और फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक। अच्छा, मियोसिस में भी दो स्टेजेस होती हैं, तो इसलिए तो कन्फ्यूज़ करने के लिए इसमें दो स्टेजेस दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको बहुत इसको सोच समझ के इसका आंसर करना है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं माइटोसिस की तो वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि उसमें अगर मान लो सेल में 46 क्रोमोसोम है और एक सेल से दो सेल बन रही है, ठीक है, तो दो सेल बनेगी उसमें भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 46 ही रहेंगे, यानी नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आता, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं। अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे दोनों सेल्स में, ठीक है, 46। तो इसको बोलते हैं माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीज़न ना, माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीज़न। तो ये तो नहीं हो सकता, रिडक्शन डिवीज़न पूछा है। जब हम लोग मियोसिस की बात करते हैं तो उसमें एक सेल से 4 सेल बनती है ना, मियोसिस की जब बात करते हैं तो उसमें एक सेल से हमारे पास 4 सेल बनती है, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहे इसको, एक सेल से 4 सेल बनती है। और जब 4 सेल बनेगी, ठीक है, जब 4 सेल बनेगी तो ये हैप्लॉइड बनती हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मान लो पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम थे तो इससे जो नई सेल बनी इनमें 23, हर में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, तो इन सब में 23 क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक। तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न कह सकते हैं। और अगर मियोसिस की बात करें इसमें दो स्टेजेस होती है, मियोसिस वन और टू। मियोसिस वन जो होती है यही मेन रिडक्शन डिवीज़न होती है, ठीक है, यानी यही ट्रू मियोसिस है। मियोसिस टू तो क्या होती है, माइटोसिस के जैसी होती है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। मियोसिस वन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो मियोसिस वन क्या है, ये ट्रू मियोसिस कह सकते हैं इसको हम, या इसको इसी को रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं मियोसिस वन को, ठीक है। मियोसिस टू जो होता है वो क्या होती है,
वो हमारी माइटोसिस के जैसे ही होती है, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है, ये आपको बताना है। ठीक, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन करता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन करता है। FSH ऑप्शन है, FSH ऑप्शन बी LH ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन आपका ओव्यूलेशन करेगा। ठीक, ओव्यूलेशन जो प्रोसेस है ये फीमेल्स में होता है। ठीक, और ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओवरी से ऊ साइड रिलीज होता है ना, ओवरी से ऊ साइड रिलीज होता है। ओव्यूलेशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे होता है, 14वें दिन होता है। और अच्छा, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज़ की होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली एवरेज कितने डेज़ की होती है, कमेंट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओव्यूलेशन जो है इसमें हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो ओव्यूलेशन करा रहा है, यानी जब जो हमारे पास ओवरी है, ठीक है, जो फीमेल्स में ओवरी जो होती है उससे ऊ साइड कौन रिलीज करवा रहा है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं तो ऊ साइड रिलीज होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल फटेंगे तो ऊ साइड रिलीज होंगे और कॉर्पस ल्यूटेम बचेगा। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। ठीक, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन जो होता है ये LH हार्मोन की वजह से ना, क्योंकि 14 डेज पे LH का लेवल हाई रहता है। ठीक है, 14 डेज पे क्या होता है, LH का लेवल हाई रहता है, जिस वजह से LH क्या है, इसमें ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन क्रॉस कराता है। तो ये आपको याद रखना है, LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन क्रॉस कराता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हो जाएगा, इसी को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ना, फर्टिलाइजेशन जो है किसमें होता है। ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब या ऑप्शन डी सर्विक्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यही पूछ दिया आपसे। और अगर आप देखें तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। अब ये जो है अगर खाली ओवरी होता ना तो हम कह सकते थे कि ये उसमें आ जाता प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट चैप्टर में, तो ओवरी आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें सारे ऑप्शन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये फर्टिलाइजेशन असल में पूछ क्या रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की अगर आप बात करें तो यूट्रस का जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि यूट्रस में जब स्पर्म आता है वजाइना के थ्रू इंटर करता है और ये स्पर्म आता है यूट्रस से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ओवम भी आता है यहीं पे। ठीक है, यानी वो साइड भी यहीं पे आता है और यहीं पे स्पर्म भी आता है। कहाँ पे, ओवरी डक्ट, ये जो यूट्रस होता है इसके ओवी डक्ट में, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला स्थमस का जो जंक्शन होता है, ठीक है, एम्पुला स्थमस का जो जंक्शन होता है, यहीं पे क्या होता है, एम्पुला स्थमस के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी इतने हिस्से में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इतने हिस्से में। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ ओवरी है ना। तो ये आप समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, एम्पुला स्थमस के जंक्शन या फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब ना दे के ओविडक्ट दिया रहता है ना, तो आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन एक इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन है जो पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पॉलीस्पर्मी को क्या चीज़ रोकती है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, एक्रोसोम या टेल। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जोना पेलुसिडा, ऑप्शन बी कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन सी एक्रोसोम, ऑप्शन डी टेल। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग कि कौन सा है जो पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ठीक है, कौन सी लेयर है जो पॉलीस्पर्मी को रोकती है ना, तो इसको आप लोग आंसर करेंगे। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुत नियर बाय इसमें वो दिए हुए आंसर्स। तो आपको इसके लिए एक चीज़ याद रखनी होगी, देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे ये जैसे ओवम है ना, ओवम की ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसमें जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा, ओवम जो होता है, एग सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम लोग जोना पेलुसिडा कहेंगे। और जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है, या कह सकते हैं इसके सेल की मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है, ठीक है, इसको जोना पेलुसिडा कहेंगे। और ये जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है, ठीक है, इसको क्या करता है, स्पर्म जो है इसको क्या करता है, पंक्चर करता है। ठीक है, इसमें छेद करता है, एक्रोसोम होता है स्पर्म में। ठीक है, वो कुछ एंजाइम बनाता है और वो क्या करते हैं, एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कह सकते हैं हम, कुछ एंजाइम बनते हैं जैसे हाइलोनिडेज एंजाइम होता है, तो वो जोना पेलुसिडा को रप्चर करता है, जैसे उसको ड्रिल करने का काम करता है।
और ये स्पर्म जो है अंदर एंट्री कर जाता है, ठीक है। तो एक स्पर्म तो अंदर आ जाएगा ना, फिर ये लेयर जो है ज़ोनल पेलिसुला काफ़ी थिक हो जाती है, इसकी थिकनिंग हो जाती है फिर, और फिर बाकी स्पर्म्स को ये अंदर नहीं आने देती, बाकी स्पर्म को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। तो चाहे बाहर जितने स्पर्म आ जाए, बाकी स्पर्म को ये रोकेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ज़ोना पेलिसुला की लेयर जो होती है, इसी को स्पर्म जो है क्रॉस करता है, इसी को पंक्चर करता है और इसके थ्रू अंदर एंट्री कर लेता है ओवम में, ताकि फर्टिलाइजेशन कर सके, दोनों के न्यूक्लियस मिल सकें, स्पर्म के और ओवम के, एग के, ठीक है। लेकिन बाद में ज़ोना पेलिसुला थिक हो जाती है, फिर इसको दूसरे स्पर्म जो है क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, उसको ड्रिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको बताना है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा मेथड है जो प्रेगनेंसी को हमेशा हमेशा कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है, यानी उसको प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो प्रेगनेंसी को हमेशा क्या करता है, फील करता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का आपसे परमानेंट मेथड पूछा है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कॉन्ट्रासेप्शन का, ये आपको बताना है, ठीक है। परमानेंट मेथड पूछा है, अच्छा ये जो फिजिकल बैरियर, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पिल्स जो दिया हुआ है, ठीक है, ओरल टैबलेट्स हैं, ये ओरल पिल्स होती हैं, वैसेक्टॉमी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और रिदम प्रोसेस है। अच्छा इसमें अगर आप लोग बात करें तो जब हम लोग परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग सर्जिकल मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव की जब हम लोग बात करते हैं, यानी हमेशा के लिए अगर ख़त्म करना है रिप्रोडक्शन को किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, मेल से या फीमेल से, कि वो बाद में रिप्रोडक्शन ना कर पाए ना, ठीक है, उसका ऑस्प्रिंग ना बने, तो ये क्या है कि कॉन्ट्रासेप्शन को अगर परमानेंट करना है तो इसके लिए 2 सर्जिकल मेथड होते हैं, ठीक है। पहला सर्जिकल मेथड क्या है, पहला मेथड है वैसेक्टॉमी और दूसरा क्या है ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो वैसेक्टॉमी जो होती है ये मेल में होती है, वास्ट डिफरेंस कट कर दी जाती है इसमें, जिससे कि फिर क्या है कि गैमेट जो है तो बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसेक्टॉमी एक होता है जो मेल में किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस, और एक होता है, ये सब माइनर सर्जरी होती है वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी ना। तो ट्यूबेक्टॉमी होती है, ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है, उसमें फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जो होती है उसको कट करके उसमें नॉट लगा दिया जाता है, गांठ बांध दी जाती है, जिससे कि क्या हो कि ओवा का पैसेज रुक जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी ये 2 जो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें ऑप्शन सी आपका दिया हो वैसेक्टॉमी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर ये सर्जरी करा ली जाती है तो फिर इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर से जो है प्रेगनेंसी कह सकते हैं या फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। विच टिश्यू कंडक्ट्स वाटर, वाटर को कंडक्शन का काम कौन करता है, वाटर के कंडक्शन का काम कौन करता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। कौन सा एक है जो इसमें से ऑप्शन जो वाटर को कंडक्ट करेगा, ठीक है, पानी को फ्लो करने में हेल्प करेगा। फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम है या पैरेन्काइमा है, इसका आपको जल्दी से आंसर करना है। तो यहाँ पे 11th का बी हो जाएगा जाइलम, ठीक है। जाइलम वाटर कंडक्शन करता है। आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, अच्छा जो यहाँ पे टिश्यू पढ़े थे जो आपने ना, तो टिश्यू में आपने पढ़ा था सबसे पहले स्टार्टिंग से आपको बता दे रहे हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर परमानेंट में आपने पढ़ा सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं ना, डिफरेंट ये सेल से, डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं, और इसमें ये 2 तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है ये वाटर कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो है ये फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। जाइलम वाटर कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, वैस्कुलर बंडल्स डाइकोट सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं। तो स्कैटर्ड रिंग रेडियल क्लोज्ड, ठीक है, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डाइकोट सिस्टम में वैस्कुलर बंडल जो होता है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्कैटर्ड, रिंग, रेडियल या क्लोज्ड, और करेक्ट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो डाइकोट सिस्टम में कौन सा इसमें करेक्ट होगा, यानी वैस्कुलर बंडल किस फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। देखो डाइकोट की बात हो रही है तो मोनोकॉट और डाइकोट 2 तरह के प्लांट होते हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म में 2 तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकोट। अब ये डाइकोट प्लांट जो होते हैं, ठीक है, इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं क्या होती है, इनकी बहुत अच्छी अरेंजमेंट हमको देखने को मिलती है ना, और मोनोकॉट में स्कैटर्ड होती है अरेंजमेंट। तो यहाँ पे डाइकोट पूछा है, तो डाइकोट में क्या हो जाएगी, जल्दी से आपको आंसर करना है। आपको हिंट दी थी कि इसमें वेल अरेंज्ड होते हैं ये, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए इसको
कि वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम की जो अरेंजमेंट है डाइकोट के स्टेम में, जब आप डाइकोट के स्टेम को काट के देखेंगे तो उसमें आपको किस तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे स्टेम हमने काटी है, ठीक है, तना काटा डाइकोट का, मटर का जैसे काट लिया। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि इसकी या हम कह सकते हैं उसका चावल का तना, कोई ऐसा प्लांट ले लेते हैं ना, मैंगो ले लेते हैं, आम ले लेते हैं। ठीक है, तो आम को जैसे तना काटे, ठीक है, स्टेम कट किए, तो हमको क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। इसका आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो किस फॉर्म में होती है यहाँ पे अरेंजमेंट, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। किस फॉर्म में होती है, तो ये होती है आपकी रिंग। ठीक है, रिंग के फॉर्म में होती है, वेल अरेंज होता है ना डाइकोट सिस्टम, रिंग के फॉर्म में होती है। इसमें जाइलम फ्लोएम जो होते हैं रिंग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच इज़ हेट्रोस्पोरस ना, इसमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है, यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के स्पोर हमें देखने को मिलेंगे। होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे दो तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि जिसमें सेम स्पोर बनेंगे उसको बोलते हैं होमोस्पोरस, और जिसमें अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, लाइकोपोडियम, बी इक्विसिटम, सी सेलाजिनेला और डी फ्यूनेरिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो लाइकोपोडियम करेक्ट होगा या इक्विसिटम, सिलेजिनेला या फ्यूनेरिया। ठीक, तो अगर हम लोग इसकी बात करें किसी में करेक्ट क्या है, सही है साइज। ठीक है, हेट्रोस्पोरस, जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए और इसका आंसर अभी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना। तो हेट्रोस्पोरस आपसे पूछ रहा है, तो ये सिलेजिनेला भी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सिलेजिनेला, ये ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें 2 तरह के स्पोर बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपको समझ में आ गया ना, सिलेजिनेला इसका आंसर है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में। ठीक है, कमेंट करके बताना है डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये किस में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म निकेट सीडेड कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं बनते। एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीड कवर्ड होते हैं ना। और ब्रायोफाइट जो होते हैं ये आप क्या कहे जाते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ना, यानी ये रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, वाटर पे। टेरिडोफाइट जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है। अब आपको बताना है कि टेरिडोफाइट को हम लोग फर्न भी कहते हैं, ज़्यादातर डिजर्ट्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है ये आपको बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी एंडोस्पर्म भी जिसमें बने और जिसमें जाइगोट भी बने या सीड भी बने हम कह सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमें ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, टैप्टम। टैप्टम किस तरह से काम करता है, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। टैप्टम किस तरह से फंक्शन करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोरेज करता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। टैप्टम हमने पढ़ा था, वॉल लेयर्स, डिफरेंट वॉल लेयर्स पढ़ रखी हैं एंथर की। ठीक है, तो सबसे अंदर की जो वॉल लेयर होती है टैप्टम, ये स्पोरोजनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं टैप्टम, सबसे अंदर की वॉल लेयर जो स्पोरोजनस टिश्यूज होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एंथर में होती है वॉल लेयर्स ना। तो टैप्टम आपको बताना है कि इसमें से टैप्टम किसका आंसर, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज किस काम में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए, प्रोटेक्शन। टैप्टम क्या प्रोवाइड करता है, सॉरी प्रोटेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना, टैप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो टैप्टम क्या करेगा, नरिश करेगा। बाकी की वॉल लेयर्स जो होती हैं बाकी वो प्रोटेक्शन करती हैं, टैप्टम जो होता है ये नरिशमेंट करता है। ठीक है, यानी जो एंथर डेवलप हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है ना, माइक्रोस्पोर जैसे माइक्रोस्पोर्स बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है, तो उसको नरिश करेगा ये टैप्टम। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसको फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ देखने को मिलती है। इसका क्या आंसर होगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ पे होती है, ए कॉर्टेक्स में, बी एंडोडर्मिस में, सी पेरिसाइकिल में या डी एपिडर्मिस में। ठीक है, तो कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ होती है, कॉर्टेक्स में होती है, एंडोडर्मिस में होती है, पेरिसाइकिल या एपिडर्मिस। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है ये कहाँ पे होती है, कहाँ पाई जाएगी।
और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े वो भी लाइव जुड़ जाएँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एंडोडर्मिस। ना, एंडोडर्मिस में हमें कैस्पेरिन स्ट्रिप देखने को मिलती है। ठीक है, और ये वाटर को जो है एक पर्टिकुलर वे प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, विच सेल इज डेड। कौन सी सेल डेड होती है? पूछा कौन सी सेल डेड होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कंपेनियन सेल, ऑप्शन ए कंपेनियन सेल, ऑप्शन बी सीव ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रेचीड या ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। ठीक, इनमें से कौन सी सेल डेड होती है? ठीक है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ट्रैकिड या पैरेनकाइमा। ठीक है, जल्दी से इसका आपको आंसर करना है। डेड सेल कौन सी है? कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ट्रैकिड या पैरेनकाइमा। तो जब आप लोग पढ़ते हैं जाइलम में, ठीक है, जाइलम वाटर कंडक्शन करता है। ठीक है, और उस वाटर को यूज़ ना कर ले तो उसके अंदर क्या होता है? ट्रैकिड होते हैं। ठीक है, और ये डेड सेल्स होती हैं। जनरली ट्रैकिड क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, ताकि ये वाटर को यूज़ ना कर लें ना। तो इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 में सी ऑप्शन होगा, ट्रैकिड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच टिश्यूज गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कौन सा टिश्यू जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है? एक मिनट, ये ट्रैकिड जो था ना, ये फ्लोएम का पार्ट था ना, फ्लोएम में। ठीक है, तो फ्लोएम में न्यूट्रिशन वगैरह को यूज़ ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? ठीक है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी जाइलम या ऑप्शन डी फाइबर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब आपको पढ़ा रहे थे प्लांट एनाटॉमी तो उसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन किए थे। हर एक टिश्यू जो होता है उसका अपना एक काम होता है। ठीक है, जो भी एक सिंपल टिश्यू है प्लांट में, ठीक है, उसका अपना एक काम है। तो कॉलेनकाइमा जो होता है ये क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कॉलेनकाइमा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और इस स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तरह से हार्ड होता है ना। जाइलम वाटर कंडक्शन करता है। ठीक है, फाइबर जो है सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, कॉलेनकाइमा। ये फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी एक तरह से सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट जरा बस चेक कर लें चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच फेज हैज मैक्सिमम ड्यूरेशन। सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किस फेज की होती है? ठीक है, आंसर करना है आपको, एम फेज, इंटरफेस, प्रोफेस या मेटाफेस। किस फेज की जो है ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो इसका आप लोग आंसर करेंगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन किस फेज की होती है। तो दो तरह की फेज हमने सेल साइकिल में पढ़ी थी, इंटरफेज और एम फेज। और इंटर मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको क्लियर की थी कि सेल डिवाइड जब करेगी, जैसे 24 घंटे है, 24 घंटे में 22 या 23 घंटे सेल ग्रोथ करती रहती है। उसके अंदर डीएनए बनता रहता है, उसके अंदर एटीपी बनता है, प्रोटीन बनते हैं, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। और बाकी के लास्ट के जो 1 घंटे होते हैं उसमें वो सेल डिवाइड करती है। ठीक है, तो 24 घंटा जो होगा, 23वां घंटा जो होगा उसमें वो क्या करेगी? सेल डिवाइड करेगी। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनेगी। तो मैक्सिमम टाइम वो क्या कर रही है? अपनी सेल ग्रोथ कर रही है, डिवीजन कर सेल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म कर रही है। तो ये इंटरफेज जो होती है आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन लेती है। ठीक है, तो आपसे पूछा था सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन कौन सी फेज लेती है? इंटरफेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहाँ बनता है? ठीक है, साइनेप्सिस ये कब बनेगा? साइनेप्सिस मतलब क्या होता है कि जब दो क्रोमोसोम्स आके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। तो ये जो मतलब कि सेल साइकिल में आपसे पूछ रहा है कि साइनेप्सिस जो है मियोसिस वन में, जनरली ये सब फिनोमिना जो होते हैं, साइनेप्सिस हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मियोसिस वन में। प्रोफेज वन जो होती है, मियोसिस वन की प्रोफेज वन, उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसमें ये देखने को मिलेगा। तो साइनेप्सिस जो होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ये 4 ऑप्शन दिया है। करेक्ट क्या होगा इसमें? आपको साइनेप्सिस कहाँ देखने को मिलता है? जाइगोटीन में। ठीक, जाइगोटीन में दोनों जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और फिर पैकेटीन में इनका क्या क्रॉसिंग ओवर होगा ना। तो साइनेप्सिस हमें जाइगोटीन में देखने को मिलता है। चलिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो गए। थोड़ा सा हम कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं।
तो विच स्टेज सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स। के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कौन सी जो स्टेज है वो सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सेपरेशन कब होगा, एनाफेज 1 में या एनाफेज 2 में। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड की बात कर रहा है, साथ साथ में जो क्रोमैटिड आए तो उनको सेपरेट कौन कर रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है, एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1 या प्रोफेज 2। ठीक, ये चीज़ इससे थोड़ा हिंट मिल जाता है ना कि प्रोफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड पास पास कब आते हैं। अगर आप लोग याद रखें तो आपको याद रहेगा कि ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कब, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है ना कि कौन सी स्टेज सही है। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये पास पास कब आते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है, और ये इनका सेपरेशन कब होगा, जब मेटाफेज पे इक्वेटर पे आ जाएंगे और फिर एनाफेज पे जब अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। ठीक है, तब इनका सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमैटिड का। तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन
यहाँ पे ए, एक मिनट बस चेक कर लें इसको। ऑप्शन असल में यहाँ पे ऑप्शन बी है NFS2, ठीक है। सबसे लास्ट में ये सेपरेट हो रहा है ना, सिस्टर क्रोमेटिड सबसे लास्ट में सेपरेट, हालांकि बन रहे हैं NF किसमें, प्रोफेज 1 में बन रहा है, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट कब हो रहा है, NFS2 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH या FSH। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं विच हार्मोन कॉजेज मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन कौन सा हार्मोन करता है, ठीक। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन का काम करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रोलैक्टिन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, ईस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, प्रोलैक्टिन जो वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन उस मिल्क को रिलीज़ करने का काम करेगा। तो मिल्क इजेक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मिल्क इजेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो ये मिल्क इजेक्ट कराता है, रिलीज़ कराता है। बनाता कौन है, बनाता है प्रोलैक्टिन, लेकिन उसको इजेक्ट कौन कराएगा मिल्क को, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ नॉट एन STD, STD क्या नहीं है, ठीक है। कौन सा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, STD का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो कौन सी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए एड्स, बी सिफिलिस, सी मलेरिया या डी गोनोरिया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कौन कौन सी डिसीज आपको पढ़ाई थी, एड्स पढ़ाई थी, सिफिलिस पढ़ाई थी, गोनोरिया, मलेरिया नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। ये मलेरिया कंटेमिनेशन से फैलता है, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी मेटिंग वगैरह से ये नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कॉपर टी जो है ये किस तरह से वर्क करता है, ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है, स्पर्म को किल करता है, या इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस को, या हार्मोन कंट्रोल करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करता है कॉपर टी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से इसको रीड कीजिए और आंसर कीजिए, ठीक। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग ये सेशन लेकर चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो ये कॉपर टी जो है ये स्पर्म को किल करता है ना। वैसे तो बहुत सारे तरह के यहाँ पे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं ना, हार्मोन वाली भी होती हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर टाइप की भी होती है, अलग अलग तरह की होती हैं। लेकिन कॉपर टी की जब बात करते हैं तो कॉपर हार्मोन रिलीज करता है और ये क्या करता है, स्पर्म को किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कौन सी एक जो है वो मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कौन सी एक मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये आपको जल्दी से आंसर करना है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, देखो कॉपर टी कॉपर हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं मेडिकेटेड है। LNG-20 ये भी हार्मोन, LNG-20 जो है ये भी हार्मोन वगैरह रिलीज़ करती है। मल्टी लोड जो होती है, ठीक है, ये भी हार्मोन वगैरह रिलीज़ करेगी। लिपेस लूप ये एक बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकेटेड है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, फिजिकल बैरियर टाइप में काम करेगी। तो लिपेस लूप जो होती है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। विच ऑर्गेनिक डिटॉक्सिफाइड ड्रग, ड्रग को कौन डिटॉक्सिफाई करता है, ये तो अभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें बताया था आपको SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या लाइसोसोम। कौन सा एक सेल ऑर्गेनल है जो ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेल ऑर्गेनल को डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, कौन सा एक जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी गोल्जी एपरेटस, या ऑप्शन सी लाइसोसोम, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा एक है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपको आंसर करके बताना है इसको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस रेटिकुलम,
यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ये अलग से सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या सेल ऑर्गेनल है, इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टी। क्रिस्टी किस में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी गोल्जी अपरेटस। क्रिस्टी किस में होते हैं आपको आंसर करना है। न्यूक्लियस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, गोल्जी अपरेटस में होते हैं। तो क्रिस्टी यहाँ पे क्या इसमें होते हैं, क्रिस्टी जो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह से इन्वेजिनेशंस होती हैं फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। इसकी इनर मेम्ब्रेन पे इन्वेजिनेशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच एंजाइम इज एन एक्रोसोम। एक्रोसोम कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज है, पेप्सिन है, हाइलोरोनिडेज है या लाइपेज है, ठीक है। आपको इसका आंसर करके बताना है कौन सा एंजाइम जो है वो एक्रोसोम, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है ना। स्पर्म में आपने पढ़ा, स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है, ठीक है, टिप पे एकदम, और उसमें एंजाइम कौन सा होता है ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हाइलोरोनिडेज, ठीक है, ये एंजाइम होता है एक्रोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेज शोज मैक्सिमम कंडेंसेशन। सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन क्रोमोसोम में किस स्टेज में होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंडेंस क्रोमोसोम जो है वो किस स्टेज में, यानी देखो डीएनए में क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, डीएनए वगैरह जो होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब सेल डिवीज़न होता है तब सेल डिवीज़न में वो क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है, क्रोमेटिन नेटवर्क ना। तो पूछ रहा है आपसे कि क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंसेशन मतलब क्या है, कि क्रोमोसोम कब बनते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है ना, इसमें प्रॉपर हमको क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बस चेक कर लेते हैं जहाँ तक, हाँ मेटाफेज है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन किस में होता है? ऑप्शन बी मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्लेसेंटा का काम नहीं है, पूछा आपसे, यानी प्लेसेंटा का अगर आपको पता होगा फंक्शन तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा फंक्शन प्लेसेंटा का नहीं है। गैस एक्सचेंज, ठीक है, क्या वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि बेबी से कनेक्ट होता है प्लेसेंटा, तो बेबी के गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, उसको सांस लेने में हेल्प करता है। या ऑप्शन बी न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड वगैरह ऑप्टेन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन सी हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन वगैरह सिक्रेट करता है। ये ऑप्शन गैमेट बनाता है, तो गैमेट तो नहीं बनाएगा ना, ये तो एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट कौन बनाती है? टेस्टिस बनाता है, प्लेसेंटा का काम तो है नहीं गैमेट बनाना। तो ये टेस्टिस के ओवरी ही गैमेट बनाते हैं, तो 32 का डी हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन है इसमें से? जाइगोट है, गैमेट है, एम्ब्रियो है या स्पोरोफाइट है। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कह सकते हैं हम कि कौन सा हमारे पास, एक मिनट, तो कौन सा हमारे पास जो है एक इसमें है स्ट्रक्चर जो हैप्लॉइड होता है। जाइगोट, आपने पढ़ा है जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, ठीक है। और गैमेट जो होता है ये क्या होता है? गैमेट में एक्सेल या स्पर्म आते हैं, तो स्पर्म या ओवम ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, एन होते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, 2n रहेगा। स्पोरोफाइट, ठीक है, तो ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है, स्पोरोफाइट भी ना। हैप्लॉइड आपसे पूछा है तो गैमेट, गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच है? वॉलवॉक्स कोलोनियल होता है, स्पाइरोगारा फिलामेंटस होता है, क्लामाइडोमोनास मल्टीसेलुलर होता है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इनकरेक्टली मैच बताना है, इनकरेक्टली मैच क्या है, बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे, एक कोई गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन लगभग ठीक हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखें, जब आपको पढ़ा रहे थे प्लांट किंगडम तो वहाँ पे आपको समझाया था ये चीज़ ना। ऑप्शन सी अगर आप देखें तो इसमें लिखा मल्टी सेलर क्लामाइडोमोनास, ठीक है, और क्लामाइडोमोनास आपने स्ट्रक्चर उसका देखा हुआ है, यूनिसेलर होता है, मल्टी सेलर नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लामाइडोमोनास मल्टी सेलर लिखा हुआ है, मल्टी सेलर नहीं होता है ना। वॉलवॉक्स तो कॉलोनी में देखने को मिलते हैं, स्पाइरोगारा फिलामेंटस होता है, यूलोथ्रिक्स भी फिलामेंट का जैसा होता है, ठीक है। क्लामाइडोमोनास मल्टी सेलर नहीं होता, ठीक है। विच हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को कौन रोकता है आपको ये बताना है, कौन सा हार्मोन ग्रोथ को रोकता है? ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एबीए हो गया या जिब्रेलिन, ठीक है। तो हार्मोन को ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑक्सिन ग्रोथ कराता है शूट और स्टिम की, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है शूट और रूट की, ऑक्सिन कराता है। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन कराता है। एबीए एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं ये सेलेसेंस कराता है, यानी एक तरह से ग्रोथ को रोक रहा है, ये पत्तियों का झड़ना वगैरह ये कराएगा एबीए, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं। जिब्रेलिन स्टेम बोल्टिंग कराता है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड।
शुगर केन वगैरह में जिबरेलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसके तने काफ़ी लंबे हो जाते हैं शुगर केन के यानी गन्ने के। तो बाकी सब तो क्या कर रहा है, ग्रोथ बढ़ा रहा है, लेकिन ये जो ए बी है ना, ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है ना, तो ये इनहिबिट ग्रोथ, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी। 36 लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, किस में आपको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिविंग भी बोला है, मैकेनिकल बोला है। ठीक है, मतलब बस आपसे पूछा लिविंग इसमें से कौन सा है ना, स्क्लेरेंकाइमा है, कोलेनकाइमा है, जाइलम है या फाइबर है। मैकेनिकल बोल सकते हैं, इलास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि डेड मैकेनिकल टिश्यू ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ऑप्शन में दिया लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, तो लिविंग फ्लेक्सिबल बोलना चाहिए था, ज़्यादा सही रहता। ये आपको पता है कि स्क्लेरेंकाइमा तो डेड होता है, स्क्लेरेंकाइमा नहीं हो सकता, ये डेड होता है सीड कोट वगैरह पे। ठीक है, जो खोल होते हैं ना बीजों के, अखरोट वगैरह में हो गए, नारियल पे हो गए, तो वो सब खोल इसी के बने होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा के। ठीक है, ये तो डेड है। ऑप्शन बी कोलेनकाइमा। ठीक है, ये लिविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कह सकते हैं इसको, लिविंग है और फ्लेक्सिबल है ना, कोलेनकाइमा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका ना, इसको आप माइंड में रखिएगा कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्या है, कोलेनकाइमा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेज रेड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, कौन सी स्टेज क्रोमोसोम नंबर को रेड्यूस करती है, कम करती है। माइटोसिस, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ किस में होता है, जनरली ये पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था कि रिडक्शन डिवीजन ना, ये किस में देखने को मिलता है, रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन पूछे या रिड्यूसेस क्रोमोसोम पूछे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में देखने को मिलेगा, हेड, नेक, मिडिल पीस या टेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। ठीक है, आपको याद रखना है कि हेड में क्या क्या पार्ट होते हैं, स्पर्म में, नेक में क्या होता है, मिडिल पीस में क्या और टेल में क्या। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी बनाता है, ठीक है, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करेगा, मिडिल पीस में होता है ना। हेड में तो एक्रोसोम और न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल होते हैं, और टेल जो होती है ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है, नेक का कोई खास रोल नहीं है। ऑप्शन सी मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी मिडिल पीस। ठीक है, विच फेज है डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है, डीएनए कब बनेगा, ये अभी आपको बताया था, बी एस फेज में। ठीक है, यानी सिंथेसिस या एस फेज में बनता है। गोल्जी अपरेटस, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है करेक्ट क्या है गोल्जी अपरेटस के बारे में, क्या ये प्रोटीन बनाता है, क्या ये पैकेजिंग करता है, एटीपी बनाता है या डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो गोल्जी का काम क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे। प्रोटीन, देखो प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है, पैकेजिंग गोल्जी अपरेटस कर सकता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं गोल्जी अपरेटस को। एटीपी ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा एटीपी। डीएनए रेप्लिकेशन कौन करेगा, ठीक है, ये तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो पैकेजिंग जो हो गई ना, ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। ठीक है, वैक्यूल वगैरह बनाना। विच पार्ट फॉर्म्स फ्रूट, फ्रूट कौन बनाता है, ठीक है, फल कैसे बनेंगे, किस पार्ट से बनेंगे फ्लावर के, तो ओव्यूल से या ओवरी से। देखो ओव्यूल से या ओवरी से, स्टेल से या स्टिग्मा से, चार ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है हर एक ऑप्शन का कि किससे क्या चीज़ बनती है। ओव्यूल हो गई, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ओव्यूल से सीड। अगर आपसे सीड किससे बनता है तो ओव्यूल आप बताते हैं। फ्रूट पूछा है तो ओवरी, ऑप्शन भी ओवरी हो जाएगा। ओवरी क्या होती है, राइपेंड फ्रूट होती है। ठीक है, तो ओवरी जो होता है ये फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल विनेशन ना, पैरेलल विनेशन किस में, यानी पत्ती अगर आप देखें तो पत्ती में इस तरह से लंबे लंबे खांचे, ये किस में आपको देखने को मिलेंगे, आपसे पूछ रहा है। तो जनरली ये मोनोकॉट में होते हैं इस तरह से। ठीक है, डाइकोट में तो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं ना, जाले के जैसा देखने को मिलता है मकड़ी के। ठीक है, लेकिन पैरेलल विनेशन हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट। और मोनोकॉट का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, तो ये आप कर देंगे वीट, वीट गेहूँ में। ठीक है, पैरेलल विनेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में करेक्ट क्या है, क्या इनमें एटीएस राइबोसोम होता है, क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपको जल्दी से आंसर करना है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं तो इसमें क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में करेक्ट क्या है, देखो एटीएस नहीं होते, 70s होते हैं, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, या कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियाइड टाइप के स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है ना इसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछा था करेक्ट पूछा, प्रोकैरियोट में क्या होता है, तो सर्कुलर डीएनए ना। नेक्स्ट, विच एंजाइम फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स करेगा, एमाइलेज, रूबिस्को, लाइपेज या प्रोटीएस। चार ऑप्शन दिए, एमाइलेज, रूबिस्को, लाइपेज या प्रोटीएस। ठीक है, तो कौन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन का काम करता है, ये आपको आंसर करके बताना है। देखो बाकी तीन तो डाइजेस्टिव एंजाइम दिए हुए हैं, ठीक है, लाइपेज हो गया, एमाइलेज, प्रोटीएस, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स कर रहा है, ऑप्शन बी रूबिस्को। ठीक है, प्लांट में रूबिस्को जो होता है एंजाइम,
ठीक है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे रुबिस्को को फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, रुबिस्को को फुल फॉर्म जरूर कमेंट कीजिएगा, और कितने कार्बन इसमें होते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का काम रुबिस्को एंजाइम का है। कौन सा हार्मोन सेनेसेंस को रोकता है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड हो गया, सॉरी डिले सेनेसेंस, डिले कराता है ना, 1 मिनट, डिले सेनेसेंस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को गिरने से रोके। ठीक है, प्लांट्स के लीव्स को गिरने से रोके। तो कौन सा होता है? लीफ फॉल को रोक कौन रहा है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या एब्सिसिक एसिड? ये आपको आंसर करना है। ठीक है, रोकने का काम कौन करेगा? डिले कौन करेगा सेनेसेंस को? तो ये क्या है? साइटोकाइनिन है, जो कि सेल डिवीज़न कर रहा है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीज़न कराता है, जिसकी वजह से सेनेसेंस डिले हो जाती है। ठीक है, यानी पत्तियाँ वगैरह कम गिरेंगी। ठीक है, तो साइटोकाइनिन अगर ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो सेनेसेंस डिले हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन पूछा है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या राइबोसोम्स? ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट क्या होते हैं ये आपको बताना है। साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट, साइटोस्केलेटन कंपोनेंट का कौन सा जो है साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या राइबोसोम? देखो राइबोसोम जो होता है ना, ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है, तो ये तो साइटोस्केलेटन नहीं बनाता। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये सब साइटोस्केलेटन नहीं बनाते, राइबोसोम। ठीक है, ये सब साइटोस्केलेटन बनाते हैं, राइबोसोम साइटोस्केलेटन नहीं बनाता है, प्रोटीन बनाता है। फोटो रेस्पिरेशन ये कौन करता है? ठीक है, ये ऑप्शन बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 47, फोटो रेस्पिरेशन कौन करता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन सी गोल्जी अपरेटस या ऑप्शन डी लाइसोसोम? फोटो रेस्पिरेशन यानी लाइट जब पड़ेगी, रेस्पिरेशन किससे होता है? किस एक जो है सेल ऑर्गेनल से होता है। ठीक है, ये आपको आंसर करके बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, पेरोक्सिसोम से होता है, गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम? तो इसका आंसर क्या होगा? पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम जो होते हैं फोटो, 1 मिनट, बहुत पास पास में ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको चेक कर लेंगे एक बार ना, जहाँ तक इसका आंसर पेरोक्सिसोम ही है। ठीक है, हाँ पेरोक्सिसोम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पेरोक्सिसोम। रेस्पिरेशन खाली पूछता तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, फोटो रेस्पिरेशन पूछा है। ठीक है, तो लाइट की इन्वॉल्वमेंट रेस्पिरेशन भी किस में होगी? ठीक है, पेरोक्सिसोम में होती है ना। विच फेज शोज मैक्सिमम क्रोमोसोम मूवमेंट? सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम मूवमेंट किस फेज में होती है? ठीक है, क्रोमोसोम मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस फेज में होती है, यानी वो मूव किस फेज में करेंगे क्रोमोसोम? तो ये क्या आ जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना, सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस फेज में होती है क्रोमोसोम में? ठीक है, इसका आपको आंसर करके बताना है, जल्दी से बताइए। प्रोफेज दी है, मेटाफेज दी है, एनाफेज और टीलोफेज दे रखी है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट पूछ रहा है ना, तो ये एनाफेज स्टेज जो होती है असल में, एनाफेज में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पोल की तरफ जाते हैं ना क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों साइड किनारों पे जाएंगे क्रोमोसोम। ठीक है, ऊपर जाएंगे कुछ क्रोमोसोम नीचे जाएंगे, मेटाफेज में बीच में होते हैं, और फिर इनको पोल पे जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ये एक तरह से हो रहा है ना। तो क्रोमोसोम मूवमेंट सबसे ज़्यादा एनाफेज में होती है। स्पर्म पेनिट्रेशन का काम कौन करता है? ठीक है, स्पर्म पेनिट्रेशन मतलब स्पर्म को, जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? तो ये जो इसका बताया था एक्रोसोम जो होता है, ये हाइड्रोलाइटिक ये एंजाइम बनाता है, कुछ हाइड्रोडेज एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होते हैं ना, और ये पेनिट्रेट करते हैं एक्की मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा को। तो स्पर्म पेनिट्रेशन में कौन हेल्प करता है? एक्रोसोम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट म्योसिस? म्योसिस के बारे में इनकरेक्ट क्या है? ठीक, गलत कौन सा है? 2 डिविजन्स इन प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स या जेनेटिक वेरिएशंस अकर्स? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि म्योसिस के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन क्या चीज़ है। सही पता होगा तो ही आप गलत बता पाएंगे ना, तो सही भी पता होना चाहिए। 1 मिनट बस। म्योसिस 2 डिविजन्स प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स, अकर इन सोमैटिक सेल्स, ये ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
इनकरेक्ट पूछा था ना, तो रॉन्ग सोमेटिक सेल्स में नहीं होता, जर्म सेल्स में होता है। मियोसिस जर्म सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल में माइटोसिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा 50 का। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है? LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो किसकी वजह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? का आंसर कीजिए, कौन सा हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होता है? ठीक है, स्पर्म के बनने में। ठीक है, तो स्पर्म के बनने में अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों ही हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, LH का भी, FSH का भी, टेस्टोस्टेरोन का भी। ठीक है, तीनों का अपना अपना रोल है, LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये तीनों रोल प्ले करते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा कौन? तो ये अभी आपको बताया था कि एब्सिसिक होता है, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी, प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड? सीड किससे बनती है? ये भी आपको बताया था अभी, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा। तो आपको बताया था ओव्यूल से। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनती है। ठीक, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल? पिस्टिल का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ पिस्टिल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और एंथर, इसमें से कौन सा पिस्टिल? कार्पेल या पिस्टिल? ठीक है, तो ये फीमेल में होते हैं ना, फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो ये फीमेल फ्लावर, या हम कह सकते हैं फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, दी एंथर जो है ना, ये तो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, तो पिस्टिल का तो पार्ट हो नहीं सकता, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल दिया हो तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये 3 पार्ट आते हैं, एंथर नहीं आता इसमें। विच टिश्यू स्टोर्स फूड? फूड कौन स्टोर करता है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम या फ्लोएम? ठीक है, तो फूड का काम कौन करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो फूड को स्टोर करने का काम या कंडक्ट करने का काम फ्लोएम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोएम। न्यूक्लियस किसमें नहीं होता? विच सेल टाइप लैक्स न्यूक्लियस? ना, किस सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं होगा? WBC, RBC, न्यूरॉन या मसल सेल? किसमें न्यूक्लियस नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो, आपसे पूछा था वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसस में क्या डिफरेंस है ना, तो यही डिफरेंस है कि वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है लेकिन रेड ब्लड कॉर्पसस में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आरबीसी जो होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, रेड ब्लड कॉर्पसल में न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है, स्टार्च को तोड़ता है? लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीज या लैक्टेज? ये आपको बताना है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है। हालांकि ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट ना, इस तरह क्वेश्चन वैसे सिलेबस में डाइजेस्ट सिस्टम से है नहीं, लेकिन आपसे बायोमोलिक्यूल के रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? एमाइलेज। ठीक है, विच स्टेज ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम? होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग कौन सी स्टेज में होती है? ठीक है, तो प्रोफेज में कौन सी स्टेज होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पूछ रहा है, जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, पेयरिंग पूछे ना, ये पेयरिंग पूछे होमोलोगस क्रोमोसोम की या साइनेप्सिस पूछे। ठीक है, तो ये सब जाइगोटीन में आते हैं। टर्मनाइजेशन ऑफ काइजमेटा, काइजमेटा का टर्मनाइजेशन क्या होता है? कब 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 खत्म होता है काइजमेटा? ठीक है, एंड कब होगा? तो काइजमेटा बनता कब है? डिप्लोटीन में बनता है। ठीक है, डिप्लोटीन में काइजमेटा बनता है ना, यानी जब वो सेपरेट होने लगते हैं क्रोमोसोम तो बीच में एक जंक्शन बना रहता है ना क्रॉसिंग ओवर की वजह से, उसी को बोलते हैं काइस्मेटा। डिप्लोटीन में तो ये बनता है काइस्मेटा। सेपरेट कब होगा? डायोकाइनेसिस में। ठीक है, डायोकाइनेसिस में ये सेपरेट होता है। 1 मिनट, हाँ, डायोकाइनेसिस में सेपरेट होगा। ठीक है, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट माइटोसिस? माइटोसिस के बारे में इनकरेक्ट क्या है? तो करेक्ट क्या? माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, ये करेक्ट बात है। आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, ये भी करेक्ट बात है। सोमेटिक सेल्स में होता है, ये भी सही है। रेड्यूसेस क्रोमोसोम में, ये रॉन्ग हो जाएगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? रिड्यूस नहीं होते। ठीक है, सेम रहते हैं ना, तो इनकरेक्ट पूछा था तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा के बारे में करेक्ट पूछ रहा है, क्या चीज़ है? टेम्परेरी ऑर्गन है, परमानेंट है, फॉर्म गैमेट्स या एब्सेंट इन ह्यूमन? जो गैमेट से कोई लेना देना प्लेसेंटा का, तो ये ऑप्शन सी ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें करेक्ट पूछ रहा है ना, ह्यूमन्स में एब्सेंट होती है, ये भी गलत चीज़ है, एब्सेंट क्यों होगी ना? टेम्परेरी ऑर्गन है, सॉरी, एब्सेंट इन ह्यूमन्स ना, एब्सेंट, तो ये तो गलत बात हो गई, रॉन्ग बात हो गई ना। टेम्परेरी है, परमानेंट है, परमानेंट नहीं होता, प्लेसेंटा भी रिमूव होता रहता है, तो परमानेंट नहीं है। ठीक है, सब तो इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है ये? ठीक है, 1 मिनट इसको। ठीक है, तो ये बाकी सब रॉन्ग है,
टेम्परेरी ऑर्गन, ये करेक्ट है। प्लेसेंटा टेम्परेरी ऑर्गन होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता। विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन किससे बनता है, ठीक है। तो आपको पता है अलग अलग सेल्स यहाँ पे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है अलग अलग सेल्स होती हैं टेस्टिस पे, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में भी होती हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, नर्व सेल्स एक तरह से होती हैं ना। और लेडिक सेल्स जो होती हैं, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये क्या बनाती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं लेडिक सेल्स जो है। और ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाएंगी, जब इस पर एलएच काम करेगा, ठीक है। तो लेडिक सेल पे जब एलएच काम करता है तब ये टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये लेडिक सेल से बनता है, ठीक है। जर्म सेल्स जो होती हैं, जर्म सेल्स जो गैमेट बनाएगी ना। और एक आपकी सेल है स्पर्मेटिड्स ना, तो स्पर्मेटिड तो स्पर्म में कन्वर्ट होता है। लेडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो ये मिल्क प्रोडक्शन कराता है, ये आपको बताना है। मिल्क प्रोडक्शन किस हार्मोन से होता है ना। तो मिल्क का प्रोडक्शन पूछ रहा है तो ये प्रोलैक्टिन से, ठीक है। मिल्क इंजेक्शन पूछेगा तो ऑक्सीटोसिन ना। मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा एक हार्मोन नहीं है, ठीक है। कौन सा एक है जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए रिदम मेथड, ऑप्शन बी लैक्टेशनल एमिनोरिया, ऑप्शन सी कॉन्डोम, ऑप्शन डी क्वाइटस इंटरप्टस ना। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। रिदम मेथड हो गया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो जब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने फिजिकल बैरियर देखा था, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर होते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे, तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होता, ठीक है। विच आईयूडी रिलीज कॉपर, कौन सा इंटरयूटेराइन डिवाइस से कॉपर रिलीज होता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, नाम ही में कॉपर टी दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉपर यानी कॉपर टी से रिलीज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट का फीचर क्या है, ठीक है। विच इज़ अ फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट, ये आपको बताना है। कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लार्ज पिथ होती है, रेडियल बंडल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्या चीज़ इसमें फीचर है मोनोकॉट रूट का। तो जब मोनोकॉट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अच्छा मोनोकॉट में किसी भी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। ये तो समझते हैं आप कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। एक बार ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी लेंथ या जो गर्थ है वो उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, तो कैम्बियम इसमें नहीं होगा, ठीक है। कैम्बियम नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। बड़े बड़े पिथ हो सकते हैं, रेडियल बंडल एब्सेंट, ये करेक्ट फीचर है, ठीक है। अच्छा पिथ भी लार्ज नहीं होंगे जहाँ तक, ठीक है। पिथ भी इसके लार्ज नहीं होंगे। रेडियल बंडल एब्सेंट, ये करेक्ट फीचर है क्योंकि रेडियल बंडल्स में नहीं होते, तो ये सही बात लिखी हुई है, ठीक है। रेडियल बंडल्स नहीं होंगे मोनोकॉट रूट में ना। स्कैटर्ड होते हैं इसके, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको एक बार। स्कैटर्ड इसमें दिया है, अच्छा हाँ ये बात, रेडियल बंडल्स एब्सेंट, अच्छा मोनोकॉट रूट बोल रहा है ना। मोनोकॉट रूट में क्या होते हैं, रेडियल बंडल होते हैं मोनोकॉट रूट में ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोनोकॉट रूट में क्या है, रेडियल बंडल होते हैं, एब्सेंट यहाँ पे लिखा हुआ असल में, तो एब्सेंट नहीं होगा। मोनोकॉट रूट में रेडियल बंडल होते हैं ना। तो यहाँ पे लार्ज पिथ, ये वाला डी नहीं होगा, लार्ज पिथ है, ठीक है। इसमें लार्ज पिथ होती है, ठीक है, बड़ी पिथ इसकी होती है ना। यहाँ पे एब्सेंट असल में लिखा था ना, तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो एब्सेंट रेडियल बंडल एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होंगे, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लार्ज पिथ इसमें होती है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। लार्ज पिथ वाला मोनोकॉट रूट में लार्ज पिथ होती है, बड़ी बड़ी पिथ होती है। विच टिश्यू डेड, कौन सा टिश्यू इसमें डेड है ये आपको बताना है, ठीक है। तो किस टिश्यू में जो है लिविंग सेल्स नहीं होती, पैरेन्काइमा में होती है, कोलेनकाइमा में होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा में होती है, कंपेनियन सेल में होती हैं। किस टिश्यू में लिविंग सेल नहीं होती ये पूछ रहा है, तो स्क्लेरेन्काइमा में नहीं होती, डेड सेल्स में होती हैं, ठीक है। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा में क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑर्गेनेल लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। विच ऑर्गेनेल फॉर्म्स लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, ठीक है। 4 ऑर्गेनेल दिए, लाइसोसोम कौन बनाएगा ना। तो ये आपको पता है लाइसोसोम कहाँ पे बनते हैं, लाइसोसोम बनाने का काम कौन करता है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, गोल्जी अपैरेटस ना। गोल्जी अपैरेटस जो होता है ये लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, आंसर में बताएंगे, ठीक है। क्यों लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है ना। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी बताया था।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब है, ठीक है। सेमी परमिएबल, कौन सा स्ट्रक्चर सेमी परमिएबल है? ये 70 क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें ना। आपसे पूछा है सेमी परमिएबल कौन सा स्ट्रक्चर है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल की बात करेंगे हम लोग, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी सेमी परमिएबल होती है, या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फीचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना, कि सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एंजाइम के बारे में आपको बताने करेक्ट क्या है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आपका दिया हुआ है। विच इज़ करेक्ट अबाउट एंजाइम्स? नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन को लोअर करते हैं, कंज्यूम कर हो जाते हैं रिएक्शन में, या इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। किस तरह के होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा एंजाइम के बारे में क्या है। देखो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पे लिखा नॉन स्पेसिफिक, तो ये गलत हो जाएगा। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पर्टिकुलर एंजाइम ही क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो ये बात सही लिखी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एंजाइम्स कंज्यूम्ड रिएक्शन नहीं, कंज्यूम नहीं होते हैं, ठीक है, रिसाइकल्ड हो जाते हैं ना, दोबारा एंजाइम रिसाइकल हो जाते हैं जब एक रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो। और इनऑर्गेनिक नहीं होते, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन वगैरह होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब लिपिड भी होता है, तो ये ऑर्गेनिक है ना। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच फेज है हाईएस्ट एटीपी यूजेस? सबसे ज़्यादा एटीपी किस फेज में बनते हैं? G1 S फेज या G2 फेज? एटीपी का सबसे ज़्यादा यूज़ किस फेज में होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सेल साइकिल का ये है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एटीपी यूज होता है एम फेज में। माइटोसिस हो रही है, क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी, क्रोमोसोम बनेगा, उसकी मूवमेंट होगी, तो बहुत ज़्यादा एटीपी इसमें यूज़ होता है। यानी सेल डिवीजन जब होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, आपको याद रखना है, सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए एम फेज में एटीपी का यूजेस बहुत ज़्यादा होता है। सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है, ठीक है, ये आपको बताया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ABA या एथिलीन, क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? अभी आपको बताया था साइटोकाइनिन, ठीक है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सीड स्टोर्स फूड ना, कौन सा सीड का पार्ट जो होता है ये फूड को स्टोर करता है, ये आपको बताना है। सीड में कौन सा पार्ट होता है जिसमें फूड जो है स्टोर रहता है, ठीक है। कोटिलेडन में, उसके कवरिंग में होता है, या प्लूम्यूल के अंदर होता है, रेडिकल में, या टेस्टा में, किस में स्टोर होता है, कमेंट करना है। तो कोटिलेडन क्या बनाएगा, कोटिलेडन कवरिंग बनाता है, कवरिंग के अंदर फूड स्टोर हो सकता है ना। सीड की कवरिंग कोटिलेडन से बनती है, तो इसमें फूड स्टोर हो सकता है ना। प्लूम्यूल ये तो शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाती है, ठीक है। प्लूम्यूल शूट यानी तना बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगी, जड़, ठीक है। तो यहाँ पे कोटिलेडन जाएगा जो कि फूड स्टोर करता है। इसमें से क्या इनकरेक्ट मैच है? ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म फ्लावर होता है, या ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन, इसको आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या दिया हुआ है। देखो ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, ये बात तो सही दी है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ये भी बात सही दी है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, नहीं होते, ये आपको याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं, तो ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट मैच हो जाए, इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है। पूछा था ना इनकरेक्ट मैच, तो जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं होते, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? रिब्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विस, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रिवेंट करता है, बचाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिब्स तो पसली जो होती है तो आगे की साइड है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, हार्ट और लंग को, ठीक है। स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कल खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ये तो पीछे की साइड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में किस गैस का यूज होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है ना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ये आपको बताना है। प्रोटीन, लिपिड, वाटर या DNA, कौन सा एक जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है। यानी माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है तो मतलब माइक्रोमोलिक्यूल हुआ जिसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइज बहुत बड़ा नहीं है। वाटर जो है सिंपल साइज होता है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है इसका, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्वेश्चन 78 नेक्स्ट देखते हैं,
करेक्ट अबाउट आरएनए, आरएनए के बारे में क्या है, देखो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, आप लोग समझते हैं आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें यूरेसिल होता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड है, नहीं सिंगल स्ट्रैंडेड है। राइबोज शुगर होती है, डॉक्सीराइबोज नहीं होती आरएनए में, यूरेसिल होता है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज है, नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज का काम करेगा आरएनए, ठीक है। तो यूरेसिल इसमें होता है, ये आपको याद रखना, आरएनए में यूरेसिल होता है। इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट क्या, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन, तभी तो अंदर क्रिस्टी होते हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, खुद का डीएनए इसमें होता है, ओन डीएनए, राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, और ये एटीपी बनाता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, खुद का डीएनए, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और एटीपी बनाता है। राइबोसोम अपसाइड लिखा है तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट, 80 का सी जो हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि राइबोसोम तो प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है। विच स्टेज शोज स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, स्पिंडल कब बनते हैं, ठीक है। स्पिंडल यानी क्रोमोसोम्स जब बन रहे हैं तो उसमें स्पिंडल जो है कब बनेंगे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 81 अभी हम लोग देख रहे हैं, 81, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोफेज, स्पिंडल बनते हैं, यानी क्रोमोसोम कब बन रहा है, प्रोफेज में क्रोमोसोम बन रहा है ना, इनका प्रोसीजर चल रहा है बनने का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम अच्छे फॉर्म में कब अपीयर होंगे, मेटाफेज में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयरेंस कब होती है, तो जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब आती है आपकी वापस, एनाफेज या टीलोफेज में आने लग जाती है, तो करेक्ट इसका जो है असल में टीलोफेज, आज पे टीलोफेज, ठीक है। एनाफेज के आखिर आते आते मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट हो जाती है रीअपेयर होना, टीलोफेज में रीअपेयरेंस हो जाएगी मेम्ब्रेन की, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, तो 82 का डी टीलोफेज हो जाएगा, ठीक है। साइनेप्सिस जो होता है ये कब बनता है, तो ये मियोसिस में बनता है, ठीक है। साइनेप्सिस किस में बनता है, मियोसिस में, ये आपको याद रखना, माइटोसिस मियोसिस नो पेयरिंग इंटरफेज ये दिया हुआ है, तो मियोसिस में साइनेप्सिस बनता है। कौन सा एक एसटीडी नहीं है, ठीक है, तो एड्स, गोनोरिया, साइफिलिस, ये आप लोग पढ़े हुए हैं कि एसटीडी होता है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, डायबिटीज एसटीडी नहीं होती, ठीक है। हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। तो ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कैल्शियम आयंस, अच्छा इंसुलिन रिलीज किस ग्लैंड से होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इंसुलिन किस ग्लैंड से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन जो होता है इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है। आयोडीन रेगुलेशन होता है थायरॉक्सिन का। एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन है ना। कैल्शियम आयन को स्टोर कौन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। कैल्शियम आयन के स्टोरेज का काम कौन करता है, तो ये एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन रिलीज करता है और ये स्टोर होता है एसईआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज काम कौन कर रहा है, एसईआर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में करेक्ट क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, नो डीएनए, फोटोसिंथेसिस या ओनली इन एनिमल्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें करेक्ट है क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग, कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये तो आप लोग पढ़े हैं छोटी क्लास से कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल नहीं होती, ठीक है। ये ऐसे इस तरह के सिंपल क्वेश्चन देने का मतलब क्या है कि आपको और भी चीज़ें इसकी बैकग्राउंड पता चले ना, कि इससे अब क्या ये आपको पता होगा डबल मेम्ब्रेन इसमें होती है, डीएनए खुद का भी होता है, ठीक है, और प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो इससे आपकी थोड़ा एक थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी ना। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करता है, तो यहाँ पे होगा प्रोटीएज, प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल में आपके सारे हैं मॉलिक्यूल्स ना, तो इनको एंजाइम्स भी आपको पता होने चाहिए कौन से एंजाइम्स इनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल से दी रहती है चीज़ें, लेकिन आपको बस इतना याद रखना कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि किससे क्या प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन से, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे। इकोलॉजिकल लेवल, इकोलॉजिकल लेवल पे बता रहे हैं क्या चीज़ करेक्ट है, पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, इकोसिस्टम से ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी से ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म मिलके, कई ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं ना, सेम स्पीशीज के जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे एक ही जंगल में शेर हो गए ना, या यहाँ पे जितने भी इंसान हैं, ठीक है, शहरों में। विच इज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स, और प्लांट्स में हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस जब भी पूछे स्ट्रेस हार्मोन तो ये होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, याद रखना है, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है।
इस तरह से हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, हमने अपने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नीचे इसकी आंसर की भी आपको हमने दे रखी है, ठीक है। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी हमारी, ठीक है, मॉक टेस्ट की PDF। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहते हैं आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हमारे जैद सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से, जैद सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, और व्हाट्सएप, हर जगह हमारा आपको चैनल, अकाउंट सब कुछ मिलेगा। तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे जो भी आपकी क्वेरी या डाउट आप पूछ सकते हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको टाइम पे मिले। कुछ ही दिन बचे हैं अब नीट के एग्ज़ाम में, तो अगर आप साथ में अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।